क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने गौंड जनजाति के सामान्य परिचय के बारे में और उनके निवास क्षेत्रों के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा गौंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। लेकिन आज के टॉपिक पर आने से पहले राजस्थान सरकार की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग योग और प्राणायाम से 2 मिनट के लिए जुड़ते हैं। तो आज की क्लास में हम 2 मिनट के लिए ना जुड़कर पूरे सत्र में ही योग और प्राणायाम से जुड़ेंगे। आप सोचेंगे वो कैसे, क्या पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन आज आप जितनी देर वीडियो देखें उस वीडियो के दौरान आप एक हाथ से पॉइंट्स नोट करते रहें और दूसरे हाथ से ये मुद्रा बना के रखें। देखिए, इस अंगुली को इस अंगूठे को आपस में मिलाइए और ये अंगुलियां ऐसे, आपका हाथ ऐसा रहेगा। आप जिस हाथ से लिख रहे हैं उस हाथ से पेन से लिखते रहिए, दूसरे हाथ की ये मुद्रा बनाकर इस प्रकार रखिए। यह ज्ञान मुद्रा है। अंगुलियों के माध्यम से ऐसी मुद्रा जो बनती है वो मुद्रा कहलाती है ज्ञान मुद्रा। क्या होता है इससे? देखिए, अंगूठे का और अंगुली का आपस में यहाँ दबाव पड़ रहा है, यहाँ दबा के रखना है। इससे क्या होगा? इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसीलिए इस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, मस्तिष्क को अच्छा चलाने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो आप जब भी फ्री रहें, जब भी कोई आसन में बैठे रहें, किसी भी परिस्थिति में बैठे रहें, चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए इस मुद्रा को बनाकर रख सकते हैं। यानी छोटे छोटे योग प्राणायामों से न जुड़ पाए, समय की कमी रही, तो आप इस मुद्रा के माध्यम से भी अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शांत चित्त रख सकते हैं और ज्ञान मुद्रा के माध्यम से अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस मुद्रा में बैठते हुए जुड़ते हैं आज की क्लास से। हम बात करेंगे गौंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। गौंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम 5 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। गौंड जनजाति के आखेट के बारे में, उसके भोजन के बारे में, वस्त्र एवं आभूषणों के बारे में, उनके निवास गृह और उनके औजार एवं बर्तनों के बारे में। तो इन 5 पॉइंट्स पर आइए आज के सत्र में चर्चा करते हैं। ये बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, गौंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। और इसमें सबसे पहले हम बात करें तो गौंड जनजाति के लोग आत्मनिर्भर होते हैं। यानी अपनी आपूर्ति, अपनी पूर्ति जो है वो अपने आप करने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए यह लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनकी आवश्यकताएं बहुत साधारण होती है। बहुत अच्छी बात है, हमें भी अपने जीवन में यही रखना चाहिए, सादा जीवन और उच्च विचार। अपनी आवश्यकताओं को जितना कम रखेंगे उतना ही हमारा जीवन सुंदर और सफल होगा। इसलिए गौंड जनजाति के जो लोग हैं वो भी अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं, साधारण रखते हैं। इनके मुख्य व्यवसायों की अगर बात करें तो सबसे पहला मुख्य व्यवसाय इनका झूमिंग कृषि। भील जनजाति के बारे में जब हमने पढ़ा तो झूमिंग कृषि के बारे में जानकारी ली। भूमि के एक भाग को जलाकर साफ कर दिया जाता है, उस पर खेती की जाती है, और उसके बाद दूसरे भाग पर खेती की जाती है, उसको भी जलाकर साफ करते हैं। वो खेती जो है वो है झूमिंग कृषि। यह लोग भी झूमिंग कृषि करते हैं। और इसके साथ साथ इनका क्या कार्य है? आखेट, शिकार करना। इनके अलावा, इन 2 कार्यों के अलावा पशुपालन भी ये लोग करते हैं। पशुपालन के साथ साथ मछली पालन भी ये लोग करते हैं। पशुपालन करने वाले जो लोग गौंड जनजाति के होंगे वह लोग पशुओं को पालते हैं, पशुओं को चराते हैं, उनका दूध निकाल कर बेचते भी हैं, और मछली पालन भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन इनके बारे में आगे हम बात करें किस प्रकार से विस्तार से। इनकी जो झूमिंग कृषि है ये इनका सबसे मुख्य आधार है, और इनकी जो कृषि है उसको 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, 2 प्रकार है इनकी कृषि के। सबसे पहली है दीपा कृषि और दूसरी है पेंडा कृषि। ध्यान देंगे, दीपा कृषि और पेंडा कृषि बड़ी इजी है, आसानी से समझ सकते हैं। एक बार हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि दीपा कृषि कैसे की जाती है और पेंडा कृषि कैसे की जाती है। तो देखिए बच्चों, दीपा कृषि में ये लोग क्या करते हैं, वही जो झूमिंग कृषि में ये काम कर रहे थे। भूमि को जलाकर साफ किया जाता है। भूमि के ऊपर जितनी भी वनस्पति है, चाहे वो पेड़ है, चाहे पौधा है, वो खरपतवार है, घास है, जितना भी ऐसा वनस्पति का भाग है उसको जलाकर साफ किया जाएगा। इसे साफ करने के बाद वो खेत तैयार करते हैं और उस खेत पर
2-3 साल खेती करेंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 वर्ष, क्योंकि 2-3 वर्ष के बाद में उस खेत की उपजाऊ क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए 2-3 साल बाद उस भूमि को परती छोड़ देंगे। परती का मतलब खाली छोड़ देना, उस पर कृषि कार्य नहीं करना। तो उस भूमि को परती छोड़ देंगे और उसके बाद फिर किसी नए क्षेत्र की तलाश करेंगे जहां पर वही प्रक्रिया वापस अपनाएंगे। भूमि पर वनस्पति जितनी भी होगी उसको जला दिया जाएगा और फिर वहां खेत तैयार किया जाएगा। अब इनका बीज बोने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या करते हैं, फावड़े या हल से भूमि को कुरेद कर बीज छिटक कर बोया जाता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रैक्टर पर बैठकर मुट्ठियों में अनाज लेकर वो ऐसे बने होते हैं ट्रैक्टर के पीछे हल्के निशान, उनके ऊपर हाथों को ऐसे रख दिया जाता है और वो बीजों के दाने जो छोड़ते जाते हैं, ट्रैक्टर आगे चलता जाता है, भूमि को उथल पुथल करते हुए बीज भूमि के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों का सिस्टम क्या है, ये पहले हल या फावड़े से भूमि को ऊपर नीचे करेंगे और उसके बाद बीजों को छिटक कर इस प्रकार फट कर बीजा जाता है। देवी माँ व जंगल के देवताओं को पशु बलि भी देते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम कृषि कार्य करते हैं तो अपने घर परिवार में, अपने आसपास में जो भी हमारे लोक देवता है, जिस भगवान को हम मानते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अच्छी बारिश हो, हमारी फसल अच्छी हो, ताकि खाद्यान्न की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। क्योंकि भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे खेत में अच्छी उपज हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती है कि किसी प्रकार गौंड जनजाति जो है वो अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, खेत में अच्छा अनाज उगाने के लिए अपनी देवी माँ को और जंगल में जितने भी देवता है उस देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी न किसी पशु की बलि भी देते हैं। तो क्लियर करें, दीपा कृषि क्या होगी, भूमि के भाग को जला दिया जाएगा, उस पर जितनी वनस्पति है उसको जला दिया जाएगा, उसके बाद 2-3 साल वहां पर खेती की जाएगी और वो भी कैसे होगी, फावड़े या हल से भूमि को कुरेद दिया जाएगा, बीजों को छिटक कर बोया जाएगा और जब खेती करने की तैयारी होती है तो जंगल के देवता और देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि भी दी जाएगी। ये तो है हमारी दीपा कृषि। अब बात करें पेंडा कृषि। पेंडा कृषि सभी गौंड जनजाति के लोग नहीं करते। पेंडा कृषि जो है केवल और केवल मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में की जाती है। बस्तर जो क्षेत्र है वहां ये की जाती है। और कैसे की जाती है, पहाड़ी भागों पर सीढ़ीदार खेतों में, पहाड़ी जो भाग है, ऊंचे जो भाग है वहां पर सीढ़ीदार खेतों में, देखिए सीढ़ियां हमने देखा है, हम जो ऊपर चढ़ते हैं मकान के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, उसी प्रकार सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। उन सीढ़ीदार खेतों में ये पेंडा कृषि की जाती है। कारण क्या है, सीढ़ीदार खेत क्यों बनाए जाते हैं, देखिए बात करते हैं। आर्द्रता हेतु निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रखते हैं ताकि मिट्टी का कटाव नहीं हो। देखिए बच्चों, पानी जो है वो बहता हुआ चलता है। पहाड़ से जब पानी नीचे गिरेगा, क्योंकि पहाड़ ढलान होती है, तो वो पानी यहां से जब गिरेगा बड़ी तेजी के साथ नीचे आ जाएगा। इससे क्या होगा, भूमि का कुछ भाग कटता हुआ चला जाएगा, भूमि का नुकसान होगा, मृदा का क्षरण होगा। इस समस्या से बचने के लिए, और ऐसी स्थिति में जहां ढलान वाली भूमि है वहां कृषि भी नहीं की जा पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने वहां कृषि की, कोई फसल को बोया है और अगर बारिश का पानी वहां से तेज रफ्तार से बहता हुआ आएगा तो वो उस फसल को छोड़ेगा नहीं, साफ कर देगा। इसलिए वहां सीढ़ियां बनाई जाती है, जिससे क्या होगा, पानी के गिरने की रफ्तार जो है वो धीरे हो जाएगी और जब वो पानी धीरे गिरेगा तो उस फसल को नुकसान नहीं पहुंचेगा और साथ साथ वहां की जो मिट्टी है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और क्या करते हैं ये लोग, लकड़ी के लट्ठे लगा देते हैं। जैसे ये सीढ़ी और ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी के यहाँ लकड़ी का लट्ठा लगा देंगे ताकि पानी का वेग यहाँ आकर रुक जाए और फिर धीमी गति से नीचे वाली सीढ़ी पर आएगा। नीचे वाली सीढ़ी से भी आकर जब ये इससे नीचे जाएगा तो यहाँ भी लट्ठा होगा, वो इस पानी को रोकेगा और स्लो नीचे जाएगा। ये प्रत्येक सीढ़ी पर इस प्रकार लकड़ी के गट्ठे लगा देते हैं जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। ये तो हुई कृषि की बात। कृषि के अलावा हमने बात की कि ये लोग पशुपालन और मछली पालन भी करते हैं, तो आइए इसके बारे में भी बात करें। ये जो लोग मछली पालन करते हैं
इनमें भी कुछ वर्ग हैं, गौंड जनजाति के समाज में कुछ वर्ग बने हुए हैं। उसमें से कुरुख, केवट और धीवर, ये जो 3 वर्ग हैं, इन 3 वर्गों के लोग ही मछली पालन करते हैं। सभी गौंड मछली पालन नहीं करते हैं। याद रखेंगे, कुरुख, केवट और धीवर, ये 3 वर्ग के लोग ही मछली पालन का कार्य करते हैं। इनका एक वर्ग होता है रावत वर्ग। यह रावत वर्ग जो है ये पशुपालन करता है, पशुओं को पालता है। पशुपालन के साथ साथ पशु चारण भी करता है, पशुओं को चराता है, उनका दूध निकालकर उस दूध को बेचता भी है। तो यह सारे के सारे क्रियाकलाप इनके आर्थिक क्रियाकलापों की श्रेणी में आते हैं। आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं गौंड जनजाति के आखेट के बारे में। यह लोग किसका आखेट करते हैं? तो ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र में जितने भी पशु पक्षी पाए जाते हैं उन सभी जानवरों का शिकार यह लोग करते हैं। लेकिन राजकीय निषेध के बाद देखिए भारत सरकार ने शिकार पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से इन लोगों को शिकार करने में बड़ी परेशानी आती है, इसलिए इन्होंने अब धीरे धीरे शिकार को बंद कर दिया और शिकार के स्थान पर क्या करने लग गए? कृषि करने लग गए। तो हम ये कह सकते हैं कि गौंड जनजाति के लोग पहले शिकारी थे लेकिन अब कृषक बन गए। गौंड जनजाति के अधिकांश जो लोग हैं वो पहले आखेटक या शिकारी थे लेकिन वर्तमान में सभी लोग कृषक बन गए हैं। इसके बाद बात करें इनके भोजन के बारे में, तो इनके भोजन में मुख्य खाद्यान्न कोंडू व कुटकी, ये 2 है। अब हमारे सामने ये बात आएगी कि कोंडू व कुटकी क्या है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इन दोनों का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन याद रहे यह मोटा अनाज है, मोटा अनाज। जैसे अगर हम हमारे क्षेत्र में बात करें तो हम बाजरा खाते हैं, बाजरा मोटा अनाज है। तो यह लोग भी ऐसा मोटा अनाज बाजरे के जैसा ही कोदू व कुटकी ये खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ उत्सव और त्योहार पर यह लोग चावल बनाते हैं। जब भी कोई इनका उत्सव आएगा, जब भी इनका कोई प्रमुख त्योहार होगा, उस स्थिति में ये लोग चावल बनाएंगे। मांस का भी सेवन करते हैं। देखिए हमने अभी जस्ट पढ़ा था जब कृषि करते हैं तो पशु बलि देते हैं, तो शिकार किए हुए जानवरों का या फिर पशु बलि देने के बाद जो जानवर का हिस्सा बचता है उस मांस का भी यह लोग भक्षण करते हैं। इसके साथ साथ धूम्रपान व महुआ की शराब का सेवन भी करते हैं, यानी नशा भी करते हैं। धूम्रपान भी करेंगे और महुआ जो पेड़ है उससे बनी हुई जो शराब होगी उस शराब का सेवन भी यह लोग करते हैं। इसके बाद बात करें वस्त्र एवं आभूषण के बारे में, तो यह लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। इनका जो पहनावा है उसमें जितने भी वस्त्र ये पहनेंगे वो अधिकांशतः कौन से होंगे? सूती कपड़े के बने हुए वस्त्र होंगे, यानी यह लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। अब वस्त्रों की हम बात करें तो पुरुष वर्ग जो है वो धोती पहनता है और महिलाएं जो है साड़ी एवं चोली पहनती है। इसके बाद बात करें इनके गहनों के बारे में, आभूषणों के बारे में, तो स्त्री एवं पुरुष दोनों, देखिए पुरुष भी गहने पहनते हैं और महिलाएं भी गहने पहनती है। दोनों ही एल्यूमिनियम एवं चांदी इनसे बने हुए गहने अपने शरीर पर पहनते हैं। और महिलाएं जो है वो रंग बिरंगी चूड़ियां, महिलाओं को चूड़ियों का बड़ा शौक होता है, तो यहाँ भी महिलाएं जो है वो रंग बिरंगी चूड़ियां एवं काले मन के मोती जो होता है काले रंग का, काले मन के कोडियों, कोडी होती है एक समुद्र से निकला हुआ वो जो जीव होता है उसकी शरीर का कवच। हमारे यहाँ जब किसी का शादी विवाह होता है या जन्म संस्कार उसका करते हैं तो हाथों में महिलाएं एक धागा बांधती है लाल रंग का, जिसमें अनेक प्रकार के फुंदे लगे हुए होते हैं, उसके बीच में एक कोडी लगी होती है, वो कोडी। तो महिलाएं जो है काले मन के और कोडियों के बने हुए हार भी पहनती है, अपने गहनों में हारों को भी शामिल करती है। इसके अलावा महिलाएं जो है वो अपने शरीर पर गोंदना गुदवाती है। यह कंफ्यूजन आप अपने दिमाग में नहीं लाएं कि गोंदना क्या होता है। गोंदना आप अपनी भाषा में समझेंगे तो टैटू। ये लोग भी, इस गौंड जनजाति की महिलाएं भी अपने शरीर पर टैटू बनवाना पसंद करती है। आइए आगे बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं गौंड जनजाति के निवास गृह के बारे में। यह लोग
छोटे गांव में रहते हैं, इनके गांव जो है छोटे छोटे होते हैं और आवास बनाने से पहले, आवास यानी अपना मकान या घर, ये अपना घर बनाने से पहले उसका शगुन निकलवाते हैं। हमारे यहाँ जब किसी के मकान का मुहूर्त होता है, मकान बनाया जाता है, तो नींव का मुहूर्त हम लोग निकलवाते हैं। ठीक इसी प्रकार यह लोग भी मकान बनाने से पहले उसका शगुन निकलवाते हैं और उसका उत्सव मनाते हैं। हमारे यहाँ भी नींव का मुहूर्त जब होता है, महिलाएं एकत्रित होकर गीत गाती है, ढोल भी बजाते हैं, उत्सव के रूप में उस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। ठीक इसी प्रकार यह लोग भी अपना आवास बनाने से पहले उसका शगुन निकलवाएंगे और उसका उत्सव मनाएंगे और उस उत्सव में मुर्गे या बतख की बलि भी देते हैं। ये इनका आवास बनाने से पहले का सिस्टम है। इनका जो मकान होगा वो मिट्टी का, घास फूस का बना होगा, मिट्टी या घास फूस के माध्यम से बनाएंगे। इनके मकान में देखिए, मकान बनाते हैं लेकिन मकान छोटा नहीं होता। इनके मकान में अपने आप में सारी चीजें होती है। क्या क्या? कमरा भी होगा, रसोई भी होगी, बरामदा भी होगा और पूजा घर भी होगा। अपने मकान में कमरा, रसोई, बरामदा और पूजा घर ये आवश्यक रूप से बनाते हैं। अब बात करें इनके औजार एवं बर्तनों के बारे में, तो यह बहुत साधारण औजार रखते हैं। बाकी की जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा, विशेष प्रकार के उनके अपने अलग अलग प्रयोग हेतु अलग अलग औजार थे, लेकिन यह लोग साधारण औजार से काम चलाते हैं। यह लोग लोहार से खुरपी बनवाते हैं, फावड़ा बनवाते हैं, दराती, कुल्हाड़ी और तीरों की नोक, ये सारी चीजें लोहार से बनवाते हैं। यानी लोहे से बना हुआ जो सामान है वो लोहार से तैयार करवाते हैं और लकड़ी से जो भी सामान इनके उपयोग में आता है वो सामान ये खुद बना लेते हैं। यानी यहाँ क्लियर करेंगे कि लोहार से जो सामान, लोहे से जो सामान बनेगा उसका निर्माण तो लोहार से करवाएंगे और लकड़ी का जो सामान उपयोग में लेंगे उसका निर्माण ये खुद कर लेंगे। इसके बाद यह लोग सोने के लिए और बैठने के लिए दरी का उपयोग करते हैं और इनके घरों में चारपाई, जिसे हम अपनी भाषा में खाट या माचा कहते हैं, और स्टूल, ये दोनों चीज जरूर होती है। तो गौंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। अगला वीडियो आपके पास कल आएगा जिसमें हम गौंड जनजाति से संबंधित आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।